Hello bachcho, this is your 8th NCERT history video class and today we are starting third and final part of the fourth chapter, Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. In the previous two videos, we have studied that how the colonial rule has affected the life of the tribal communities. We have gone through the various communities of the different areas and how their life was affected, how the cultivators were affected, how they move out from the place and how the colonial rules were affected. Okay, and today we are going to continue with this chapter with the heading a closer look that how the colonial rule has affected the tribal groups in different parts of the country and how did they rebel. Okay, through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and moneylenders. The Kols rebelled in 1831-32. Santals rose in revolt in 1855. The Bastar rebellion in central India broke out in 1910 and the Worli revolt in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such movement. Okay. So whatever policies was being imposed on the communities, tribal communities by the British officials, जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा जो भी रूल रेगुलेशंस इम्पोज किए गए थे, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन सब से परेशान होकर के इन लोगों ने क्या किया, रिबेल किया, प्रोटेस्ट किया. ओके तो कुछ यहाँ पर जो रिबेल्स हैं, विरोध हैं, जो कौन कौन से हैं देखो. सबसे पहले इन्होंने कहा कौन सी, कोल्स की. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपने भी, जैसे पीछे भी आपने पढ़ी थी है ना, तो दो आप पीछे पढ़ चुके हो और आके ही आ गई हैं. कोल्स रिबेल्ड इन 1831-32, कोल्स. ओके 31-32. संथाल ने जो है 1855 में रिवोल्ट किया. बस्तर जो है सेंट्रल इंडिया से उन्होंने 1910 में किया और महाराष्ट्र के अंदर जो वर्ली रिवोल्ट है वो 1940 में आया. क्लियर. तो ये सब आपको बाय एयर ध्यान रखनी है. और जो बिरसा, जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो मुंडा कम्युनिटी से बिलोंग करता था, तो बिरसा मूवमेंट जो है वो बहुत प्रोमिनेंट मूवमेंट रहा था. तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट दी बिरसा मूवमेंट. क्या था बिरसा? देखो, बिरसा वॉज बोर्न इन द मिड 70s. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिरसा कौन था. मुंडा कम्युनिटी का एक पर्सन था. मिड 1870 में इसका बर्थ हुआ था. द सन ऑफ ए पुअर फादर. ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा, ग्रेजिंग शीप, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा. तो जो इनकी ट्राइब्स की नॉर्मल लाइफ होती है, जंगलों में घूमना, बांसुरी बजाना, भेड़ी चराना, नाचना गाना, तो इसी तरह की माहौल में वो बड़ा हो रहा था. फोर्स्ड बाय पॉवर्टी, हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sirdars of the community urging the people to revolt. अब इस समय तक जो कम्युनिटीज़ हैं वो जो हैं परेशान हो चुकी थी लोगों, जो ब्रिटिश रूल था, ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे, इनके एक्सप्लॉयटेशन से. तो जो बिरसा था उसने सुना था अपनी कम्युनिटी, जो मुंडा कम्युनिटी है, उसके अपराइजिंग का, और जो इनके पिछले लीडर्स थे, सरदार थे जो इनके, कि वो किस तरह से लोगों को समझाते थे कि अब वो सिचुएशन आ गई है कि हमें इन लोगों का विरोध करना होगा, रिवोल्ट करना होगा, क्रांति हमें लानी होगी. They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. यानी कि वो कहते थे कि अब एक ऐसा जो गोल्डन एज है वो अब हमें लाना होगा जहाँ पर हम अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल हैं उसको रिस्टोर करें, जो हमारे एंसेस्ट्रल राइट्स हैं, यानी कि जो हम जीवन हम अपने पुरखों से हम जीते चले आए हैं, जो रिचुअल्स हमें उनसे मिले हैं, उन्हीं को हम फॉलो करें. They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region, fighting for their land, जिसे मुल्क की लड़ाई कहा गया. रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, यानी कि दिखाया कि किस तरीके से जो उनके सरदार हैं वो इन अपनी कम्युनिटी के लोगों को मोटिवेट कर रहे थे दैट नाउ द टाइम हैज़ कम टू रिवोल्ट, नाउ द एक्सप्लॉयटेशन इज टू मच दैट वी कैन नॉट सर्वाइव इन दीज कंडीशंस. और जो बिरसा था वो इन सब चीज़ों को देखता और समझता चला जा रहा था. बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल. ओके वो देखिए इस समय में भी स्कूल जाता था वो बच्चा. एंड लिसन टू द सर्मन्स ऑफ मिशनरीज. देयर टू ही हर्ड इट सेड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडाज टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स. अब वहाँ भी जब ये सुनता था
यही जो मिशनरीज़ की जो प्रीचर्स होती थी वहाँ पर यही सुनता था कि जो मुंडा कम्युनिटी है वो अपने जो हैं किंगडम को वापस गेन कर सकता है, किंगडम ऑफ हेवन, यानी कि जो उसका पुराना राजपाट था, अपनी ज़मीन थी, वो सब गेन कर सकता है। दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकेम गुड क्रिश्चियन एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। लेकिन ये कब होगा? मिशनरीज क्या कहती थी, ये तभी होगा कि जब वो अपने धर्म यानी कि क्रिश्चियन बन जाएं और जो भी उनकी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दें। यानी कि अगर वो लोग ऐसा करें, मुंडा कम्युनिटी के लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, क्रिश्चियन बन जाएं, तभी जो है वो अपनी पावर रीगेन कर सकते हैं, अपने राइट्स रीगेन कर सकते हैं। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ अ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर, यानी कि अपने स्कूल में मिशनरीज के साथ साथ जो एक वैष्णव प्रीचर थे, यानी कि हम कहें ब्राह्मण एक कह सकते हैं, हम हिंदू धर्म को जो बढ़ावा दे रहे थे, उनके सानिध्य में भी बैठा था। ही वोर द सेक्रेड थ्रेड एंड बिगिन टू वैल्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्योरिटी एंड पेटी। वो सेक्रेड थ्रेड जो हम कहते हैं ना, जनेऊ धारण करते हैं, धागा पहनते हैं, पवित्र धागा, तो वो उन्होंने पहना हुआ था। और वो भी जो हैं प्योरिटी और पेटी की बातें करते थे, यानी कि हमारे अंदर जो है दया, करुणा, पवित्रता, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इनकी ओवरऑल जो बुरी आदतें हैं, बुरी संगति है, बुरे विचार हैं, हमें इन सबको छोड़ना है। तो जो बिरसा था दोनों ही चीज़ों से बहुत इफेक्टिव था, यानी कि दोनों ही चीज़ें देखो क्या बता रही हैं, बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ना, अच्छा इंसान बनना। तो बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। और ये जो विचार, जो आसपास उसका माहौल था, जो प्रीचर्स वो सुनता था, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में सब चीज़ें बैठ गई थी और वो अपनी ट्राइबल सोसाइटी की रिफॉर्म का मकसद जो उसने बना लिया था। ही अर्ज्ड द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, क्लीन देयर विलेजेस एंड स्टॉप बिलीविंग इन विथक्राफ्ट ऑफ सॉर्सरी। यानी कि उसने जो भी बुरी आदतें थी, यानी कि जैसे ड्रिंकिंग है या गंदगी फैलाना है या अलग अलग तरह के जो बुरे विचार थे, उन सब में बिलीव करना उसने कहा कि हमारे लोगों को छोड़ना होगा। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। लेकिन साथ ही साथ जैसे हम कहें कि ऊपर इन दोनों के ही विचारों से प्रभावित हुआ था, लेकिन उनकी जो इम्पोजिंग फिलॉसफीज थी उनको ये विरोध करता था, यानी कि इन दोनों के अगेंस्ट भी गया। जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे या मिशनरीज थी जो इनके ऊपर अपना अधिकार जमाती थी, इनको सप्रेस करती थी, उनका भी विरोध इसने किया। ये सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेस दैट वर रूइनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो इनकी ओरिजिनल लाइफस्टाइल थी उनको ये सब लोग इफेक्ट कर रहे थे। यानी कि ये तो अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे कि आप जो हैं क्रिश्चियन बन जाइए, तभी आपकी बुरी आदतें छूटेंगी। लेकिन ये जो चीज़ उसने समझी कि अगर हम अपनी बुरी आदतें छोड़ दें तो ज़रूरी नहीं है कि हम क्रिश्चियन बनकर के अपनी बुरी आदतें छोड़ें। हम जो खुद हैं, जो शुरू से हमारे एंसेस्टर्स हैं, रहे हैं, अगर हम मुंडा वे ऑफ लाइफ को अगर फॉलो करें तो हम अपने अधिकार वापस से रीगेन कर सकते हैं। इन 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। ही टॉक्ड ऑफ द गोल्डन एज इन द पास्ट, अ सतयुग, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. यानी कि वो सब अच्छी प्रैक्टिसेस जो मुंडा कम्युनिटी कभी किया करती थी, जो सतयुग की हम बात करें, जैसे वो खेती बाड़ी करते थे, ईमानदार थे, बाग बगीचे लगाते थे, जो है स्प्रिंग्स, नेचुरल स्प्रिंग्स उन्होंने जो है वहाँ पर उनको टैप किया, या अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों के साथ किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो वो जो एक सतयुग जैसी लाइफ थी, उन्होंने कहा कि वो हमें जीनी होगी, तभी हम अपने राइट्स को फॉलो कर सकते हैं। वॉट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट, for it wanted to drive out the missionaries, money lenders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. और ये जो मूवमेंट था जो बिरसा ने शुरू किया था, वो मूवमेंट था कि मुंडा राज को जो है वो एस्टैब्लिश किया जाए और बिरसा उसका लीडर हो, और जितने भी मिशनरीज़ हैं, मनी लेंडर्स हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, या जो अभी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं, उन सब को ख़त्म कर दिया जाए। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे इनसे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि अगर वास्तव में ये हो गया तो भाई हमारा तो राजपाट ही चौपट हो जाएगा। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दिस फोर्सेज एज द कॉज ऑफ द मिजरी एंड द मुंडास वर सफरिंग। तो जो मुंडा कम्युनिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, वो लोग अफेयर हो रहे थे कि हमें अपने स्ट्रगल के लिए, हमें अपने अधिकारों के लिए स्ट्रगल करना ही होगा। द लैंड पॉलिसीज
ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, उनका लैंड सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनका खत्म हो रहा था। द हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, यानी कि जो ज़मीन पर जो खेती बाड़ी वो करते थे, वो ज़मीन इनसे जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ले ली, है ना। और जो टेनेंट्स यानी कि कर्जे पर उधार पर इनको ज़मीन दी जाती थी, तो हिंदू और जो ब्रिटिश रूल्स हैं उनके लैंड राइट्स जो थे उन्होंने ख़त्म कर दिए। और जिनका ट्रेडिशनल कल्चर था वो किसने ख़त्म कर दिया? इन मिशनरीज़ ने, यानी कि इनको क्रिश्चियन बनाने के ऊपर जोर दिया गया कि आप जो हैं जो क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को अपनाएं, जो आपके ट्रेडिशनल कल्चर है वो अच्छे नहीं है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो इन सबसे परेशान थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। They arrested Birsa in 1895, convicted him on charges of rioting and jailed him for 2 years. तो जब ये जो स्ट्रगल है, जो मूवमेंट है वो फैलने लगा और जब ब्रिटिश ऑफिशियल जब घबरा गए कि भाई अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा राजपाट सब चौपट हो जाएगा, तो उन्होंने बिरसा को अरेस्ट कर लिया 1895 में। अरेस्ट करके उसको 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया। और जब 97 में जब वो जेल से बाहर आया तो दोबारा से उसने अपना जो है काम शुरू किया, गैदर सपोर्ट, यानी कि लोगों का सपोर्ट लेना, लोगों को मोटिवेट करना। ही यूज ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड लैंग्वेज टू राउज पीपल, अर्जिंग दैम टू डिस्ट्रॉय रावण जिससे क्या कहा गया? आउटसाइडर, डिकूज एंड द यूरोपियंस जिनको कहा गया, and establish a kingdom under his leadership. Birsa's followers began targeting the symbols of Dikus and European power. तो धीरे धीरे उसने लोगों को अवेयर किया, इकट्ठा किया, उनका सपोर्ट जो है वो गेन किया। They attacked police station and churches and raided the property of money lenders and zamindars. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. अब जो उसका ग्रुप बन गया था, जो लोग उसके फॉलोअर्स थे, उन सब ने क्या किया? पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जो चर्चेज थी उन पर अटैक किया, जो मनी लेंडर्स थे या जो ज़मींदार थे उनको लूट लिया, और वाइट फ्लैग वो एज अ सिंबल जो अपना यूज़ करते थे। क्लियर? लेकिन ये जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो मुंडा था उसकी कोलेरा हैजा के कारण जो उसकी 1900 में डेथ हो गई। हाउ एवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 वेज। फिर भी 2 तरीकों से अगर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण रहा। पहला तो क्या हो, देखो जब कोई भी मूवमेंट शुरू होता है तो दूसरे लोग जो वो इंस्पायर होते हैं, और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो भी अवेयर हो जाती है कि अगर हमने कुछ ज़्यादा ही इसको खींच दिया, ज़्यादा ही हमने इनको सप्रेस किया तो ये लोग विरोध कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा जो है क्या करना पड़ेगा, इनको छूट देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ देखो, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय डिकूज, यानी कि जो आउटसाइडर हैं वो इनकी ज़मीनों को ना ले पाए, इसलिए ऐसे रूल्स बनाए गए। Second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. यानी कि अगर ये colonial rule उनके against होते हैं तो लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं। They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. Okay? तो इस तरीके से जो है ये movement जो है काफ़ी significant रहा। Clear? तो चलिए। Okay, so the chapter is completed. Okay, one thing is left in this chapter which I am going to explain you now. Look here, a chart is given in which the different time period is mentioned, that how these tribal communities were following their practices according to the season or month. Here it is. Okay, a time to hunt, a time to sow, a time to move to a new field. यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड्स दिए गए हैं। देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता था। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो हिंदी मंथ है, आपने अपनी हिंदी के चैप्टर में आपने बुक्स जो में पढ़ा होगा ज़रूर से, जो हिंदी के मंथ होते हैं ना, तो यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं एक बार को साइड में। देखो सबसे पहला क्या होता है? चैत्र होता है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू इट? ओके, अगर हम सबसे पहला देखें तो कौन सा मंथ होता है? चैत्र। ओके, चैत्रा भी आप इसे कहते हैं। ये कब होता है? जैसे मार्च में हम लगा लें, लगभग मार्च लास्ट में शुरू होता है, 20 to 21 आप कह सकते हैं। फिर आता है वैसाख। हिंदी के मंथ जो हैं वो मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। वैसाख जो होता है लगभग अप्रैल, वही 21 लास्ट अप्रैल वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं ज्येष्ठ मंथ होता है, जेठ भी आप जिसे कहते हैं, यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अप्रैल ये लगभग शुरू होता है मई, वही लास्ट 21 22 में। ओके, जेठ के बाद जो है आपका मंथ आता है आषाढ़। आषाढ़, ओके, हिंदी में आषाढ़ कहते हैं। और अगर इंग्लिश मंथ की हम बात करें तो ये लगभग मई के बाद कौन सा आता है? जून, है ना। तो लगभग जून का मंथ होता है ये। आषाढ़ के बाद आप देखते हैं कौन सा आता है? श्रावण।
सावन जिसे कहते हैं ना, तो श्रावण का मास, श्रावण मंथ जिसे आप कहते हैं लगभग जुलाई। जून के बाद क्या आ जाएगा, जुलाई। ओके, तो वही 21, 22, 23 नियर अबाउट यही चलता है। श्रावण के बाद आप देखें तो भद्रा या भादो भी आप जिसे कहते हैं, भद्रा, ठीक है। तो जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, तो ये लगभग अगस्त का मंथ होता है। भद्रा के बाद में आप देखो क्या आता है, अश्विन जिसे कहते हैं। तो जुलाई के बाद कौन सा आता है, जुलाई, अगस्त, अब क्या आ गया, सितंबर। क्लियर, तो सितंबर 23 के करीब आप मान लीजिए। फिर आ जाता है आपका कार्तिक, कार्तिक का मंथ आता है जो हम तकरीबन अक्टूबर मान लेते हैं। क्लियर, कार्तिक के बाद क्या आता है, मार्गशीर्ष कहते हैं जिसे अगस्त्य भी कहते हैं। मार्गशीर्ष में यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, आप बाकी अपने घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। ये लगभग नवंबर का मंथ होता है। ठीक, मार्गशीर्ष के बाद जो आता है वो आता है पोष। पोष का महीना, नवंबर के बाद कौन सा आ गया, दिसंबर। पोष के बाद में आ जाता है फिर माघ। ओके, माघ, माघ का महीना जो हम कहते हैं जनवरी का जो मंथ होता है। जनवरी के बाद आता है आपका फाल्गुन, जो हम फेब्रुअरी। ओके, तो इस तरीके से आप देखो ये 12 महीने हिंदी के और ये 12 महीने जो है कौन से, इंग्लिश के। तो इनके अकॉर्डिंग ही अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखो कौन कौन सा मंथ चल रहा है। देखो अलग अलग टाइम पीरियड दिए गए यहाँ पे। देखो, इन चैत वुमेन वेंट टू क्लियरिंग टू कट स्टॉक्स दैट वर ऑलरेडी रिप्ड, यानी कि यहाँ पर जो है हार्वेस्टिंग होती है और जो फसलें पक चुकी हैं उनके जो स्टॉक्स हैं उनको काटते हैं। मैन कट लार्ज ट्रीज एंड गो फॉर देयर रिचुअल हंट, और इस समय जो मैन है कम्युनिटी के वो शिकार के लिए निकल जाते हैं। द हंट बिगिन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट, पूर्णिमा से। फुल मून आप पूर्णिमा जानते हैं ना, तो पूर्णिमा से शुरू करते हैं। यानी कि प्रॉपर उस समय घड़ियां तो नहीं थी, कैलेंडर भी नहीं था, तो चांद तारे इन सूरज और तारों की पोजीशन से ही जो है वो टाइमिंग डिसाइड होती थी। ट्रैप्स ऑफ बैम्बू वर यूज्ड फॉर हंटिंग। द वुमेन गैदर्ड फ्रूट्स लाइक सागो, टैमरिंड, मशरूम, ये सब फल इकट्ठा करती थी। बायगा वुमेन कैन ओनली गैदर रूट्स ऑफ कन्नड़ा एंड महुआ सीड्स of all the Adivasis in central India. The Baigas were known as the best hunters. तो बेस्ट हंटर किसको माना जाता है, बाइगास को। इन बैसाख, बैसाख का मंथ आ गया, देखो ये हमने पढ़ा था अभी, तो इन बैसाख या वैशाख जिसे कहा गया है। अप्रैल के मंथ में लगभग फायरिंग ऑफ फॉरेस्ट टुक प्लेस। द वुमेन गैदर्ड अनबर्न्ड वुड टू बर्न, मैन कंटिन्यूड टू हंट। अब यहाँ पर जो है जो महिलाएं हैं वो तो क्या करती हैं, कम्युनिटी की जो लकड़ियाँ हैं वो इकट्ठा करती हैं, और जो मैन है वो अभी भी क्या करते हैं, शिकारी करते हैं। द ज्येष्ठ का जो महीना होता है यहाँ पर फिर से बुआई शुरू होती है। टेक प्लेस एंड हंटिंग स्टिल वेंट ऑन, शिकारी मतलब शिकार अभी भी चल रहा होता है। फ्रॉम असाड टू भादो द मेन वर्क इन द फील्ड्स। अब असाड टू भादो कौन सा मंथ है, देखो जून टू अगस्त, भद्रा जिसे कह रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होती है, खेतों में कामकाज किया जाता है। इन कुआर जो कार्तिक का महीना होता है, इन कुआर द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ बीन्स वर राइपन एंड इन कार्तिक उत्की बिकेम राइप, यानी कि इन 2 महीनों में जो है फसल पककर तैयार होती है। इन अगान एवरी क्रॉप वॉज रेडी एंड इन पोस्ट, अगान यानी कि जो मार्गशीर्ष हम पढ़ रहे हैं ये वाला मंथ, नवंबर का मंथ, यहाँ पे फसलें पूरी तैयार हो जाती है। पोस्ट के अंदर विनोइंग, पौष जिसे कहते हैं ना, पौष के अंदर जो है विनोइंग की जाती है, यानी कि दिसंबर के मंथ में। पुश वॉज ऑल्सो द टाइम फॉर डांसेज एंड मैरिजेस। अब दिसंबर में आप देखते हैं ना शादियों का सीजन होता है ना, तो वही महीना आपको ध्यान रखना है, पोष। इन मार्ग शिफ्ट्स वर मेड टू न्यू बेवर्स एंड हंटिंग गैदरिंग वॉज द मेन सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। तो इस समय जो है बेवर्स पर जो है शिफ्टिंग हो जाती है, जो हमारा मंथ हम देखें, और हंटिंग और जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है उस पर अलग अलग से किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, देखो साइकिल जो है डिस्क्राइब्ड अबाउट टुक प्लेस इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल ये पूरा साइकिल इसी तरीके से मंथ टू मंथ चलता है। सेकेंड ईयर में जो है हंटिंग के लिए ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि फसलें कम होती हैं। फ्यू क्रॉप्स हैड टू बी सोन एंड हार्वेस्टेड बट सिंस देयर वाज इनफ फूड, क्योंकि पहले साल की फसलें होती हैं तो इतना ज़्यादा काम इनके पास नहीं होता। बट सिंस देयर वाज इनफ फूड द मैन लिव्ड इन दी बेवर्स, बेवर्स यानी कि जो जगह उनकी अलग से बनी होती है वहाँ पर वो रहते हैं। इट वॉज ओनली इन द थर्ड ईयर दैट द डाइट हैड टू बी सप्लीमेंटेड विद द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि तीसरे साल में जो अनाज है वो कम पड़ने लगता है और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन पर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। क्लियर? So I hope everything is clear to you now. This chapter is completed. PDF of this chapter will be provided to you. And anyhow, if there is any doubt, you can keep me posted. As usual, I said, stay connected. Thank you for watching.